अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया आज की डेट में सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान है, तो मुझे यकीन है आप क्रूड ऑयल के प्राइसेस और क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैस एमिशन को जरूर बोलेंगे। वर्ल्ड की हर एक कंट्री और इंडस्ट्री इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है और इस फील्ड को क्रैक किया है प्राज इंडस्ट्रीज ने। वेलकम टू फैंटास्टिक। मैं हूं आश्रय अग्रवाल और आज हम प्राज इंडस्ट्रीज की कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में समझेंगे कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फ्यूचर आउटलुक और भी बहुत कुछ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको आप बहुत ध्यान से और बहुत पेशेंस से पूरा देखें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे सीओपी भी बोलते हैं, उसकी मीटिंग 2021 में ग्लासगो में हुई थी, जिसका एजेंडा था क्लाइमेट चेंज और इसका ऑब्जेक्टिव था कैसे भी करके डेवलप्ड नेशंस 2050 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएं और ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री से कम रहे। पेरिस एग्रीमेंट ने भी एक स्टडी करवाई थी जिसमें पता चला कि अगर 2 डिग्री से ज्यादा ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कैटास्ट्रॉफिक कंडीशंस होंगी। इसके साथ ही अगर वर्ल्ड जीडीपी का सिर्फ 2% भी क्लाइमेट चेंज में इन्वेस्ट किया गया तो हमारे सर्वाइवल के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसके बाद सभी कंट्रीज ने अपने अपने नेट कार्बन न्यूट्रल होने के टारगेट्स दिए। इंडिया ने भी अनाउंस किया 2030 तक 45% तक कार्बन इंटेंसिटी कम करेंगे और नेट जीरो 2070 तक अचीव करेंगे। अब सबने टारगेट्स तो दे दिया, लेकिन ये होगा कैसे? यहाँ होती है प्राज इंडस्ट्रीज की धमाकेदार एंट्री। वैसे तो प्राज एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में पिछले 4 डेकेड से है, लेकिन इनका टाइम अब आया है। इंडिया का कुछ और भी बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हैं एनर्जी इंडिपेंडेंस के। बहुत रिसेंटली इंडिया ने 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को टाइम से पहले अचीव कर लिया है और 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का एक बहुत बड़ा टारगेट भी रखा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने 2047 तक इंडिया के 100th इंडिपेंडेंस डे तक एनर्जी इंडिपेंडेंट होने का भी एक बहुत बड़ा टारगेट दिया है। फिलहाल इंडिया 80% फ्यूल इंपोर्ट करता है, तो ये बहुत ही बड़ा टारगेट है। इन सभी गोल्स को अचीव करने में एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है प्राज इंडस्ट्रीज का। प्राज इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप 6,867 करोड़ रुपीस है और ये 1.12% का डिविडेंड यील्ड देती है। स्टॉक थोड़ा सा हाई बेटा स्टॉक है, जहां पे निफ्टी के मूवमेंट के कंपैरिजन में ये थोड़ा ज्यादा मूव करता है। डिलीवरी परसेंटेज लगभग 36 के आसपास का है। फेस वैल्यू 2 रुपीस है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.49 है। सेक्टर का पीई 22.48 है, जबकि स्टॉक का पीई थोड़ा उससे ज्यादा है, 40.55। ईपीएस करेंटली 9.22 रुपीस पे स्टैंड करता है। ईपीएस 27% पे ग्रो हो रहा है, जबकि करंट पीई 5 ईयर पीई रेंज के लगभग मिडिल में है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18% के आसपास की है और कैश फ्लो 8.33 रुपीस पे है। चलिए प्राज के बिजनेस को समझते हैं। तो कंपनी मेनली बायो एनर्जी सॉल्यूशंस, हाई प्योरिटी वाटर सिस्टम्स, ब्रूरी एंड बेवरेजेस, क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट्स एंड मॉड्यूलराइजेशन एंड जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम्स पे काम करती है। इन सभी फील्ड्स में कंपनी टेक्नोलॉजी, डिजाइन, प्लानिंग, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं और स्टार्ट करते हैं बायो एनर्जी से। इसमें कंपनी कन्वेंशनल बायोफ्यूल्स या फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी देती है, जो शुगर केन और स्टार्ची फीड स्टॉक से प्रोड्यूस होता है। करंटली इंडिया का इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी 8.5 बिलियन लीटर्स पे स्टैंड करती है, जिसमें से 5.7 बिलियन लीटर्स शुगर केन से आता है और 2.8 बिलियन लीटर्स स्टार्ची फीड स्टॉक जैसे राइस से आता है। FY 21-22 में 5.78 बिलियन लीटर्स की कैपेसिटी की मैन्युफैक्चरिंग बिल्ड करने के लिए ऑर्डर्स भी मिले, जिसमें मेजरली स्टार्ची फीड स्टॉक यूज होंगे और ये प्लांट्स नॉन शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में लगाए जाएंगे। प्राज का इंडिया में 60% मार्केट डोमिनेंस है और वर्ल्ड का 10% इथेनॉल प्राज की टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोड्यूस होता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। कंपनी को ब्राजील और लैटिन अमेरिका से बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं वहां इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए। सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट्स में सुपीरियर क्वालिटी का इथेनॉल, बायोबिटुमिन, कंप्रेस्ड बायोगैस, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस की जाती हैं और इसमें कंपनी की प्रोप्राइटरी 2G इन्फिनिटी टेक्नोलॉजी यूज होती है। 2030 तक एडवांस्ड बायोफ्यूल्स 2.2% कंट्रीब्यूट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, जिसके लिए 2.75 बिलियन लीटर्स की कैपेसिटी लगानी पड़ेगी और उसके लिए 40 से 50 इथेनॉल प्लांट्स लगेंगे। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF, इसमें भी प्राज ने एक MOU साइन किया है IOCL के साथ, जिसमें ये ज्वाइंटली 1G और 2G इथेनॉल और कंप्रेस्ड बायोगैस को और मॉडिफाई करके एविएशन इंडस्ट्री में यूज करने का ट्राई कर रहे हैं। कंपनी बायोमिथेनॉल और बायो हाइड्रोजन पे भी काम कर रही है। दूसरा बिजनेस है हाई प्योरिटी सिस्टम्स। इसमें कंपनी बहुत ही हाई प्योरिटी वाले वाटर सिस्टम्स, मॉड्यूलर प्रोसेस सिस्टम्स जिसमें फर्मेंटेशन भी हो सके वैसे सिस्टम्स डेवलप करती है। इन प्योर वाटर का
यूज बायोफार्मास्यूटिकल्स, स्टेराइल फॉर्म्युलेशंस, कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स में यूज होता है। फ्यूचर में जब सेमीकंडक्टर्स की फैब यूनिट्स इंडिया में लगेंगी तब भी इसका बहुत बड़ी क्वांटिटी में यूज होगा। तीसरा बिजनेस है इंजीनियरिंग बिजनेस। इसमें भी प्राच क्रिटिकल प्रोसेसेस के लिए इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। रिसेंटली कंपनी को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड हुए हैं यूएस की एक बड़ी इंडस्ट्रियल गैसेस कंपनी से, जहां प्राच कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स सप्लाई करेगी वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रोजन प्लांट को। ब्रूरी और बेवरेजेस में भी यहाँ भी कंपनी को कुछ बड़े ऑर्डर्स मिले हैं ब्रूरी के ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन के लिए। प्राच को अफ्रीकन कंट्रीज से भी काफी इंक्वायरीज आ रही है बियर इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा प्राज ने इंडिया का लार्जेस्ट एप्पल जूस कंसंट्रेट प्लांट भी सेटअप करवा रही है हिमाचल प्रदेश में, जो कि FY23 तक कमीशन हो जाएगा। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज में प्राज बहुत सारे सॉल्यूशंस ऑफर करती है मेटल, पावर, स्पेशलिटी केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज को उनके फैक्ट्रीज के लिक्विड डिस्चार्ज को ट्रीट करने के लिए। कंपनी को बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है इस सेगमेंट में। एग्जाम्पल के लिए गुजरात में IOCL के एक प्लांट में वेस्ट वाटर को ट्रीट करके पर डे 4.7 मिलियन लीटर्स वाटर सेव किया है। इसके अलावा कंपनी बहुत ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट कंटिन्यूसली करती रहती है। चलिए प्राज के कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। तो जैसा कि डिस्कस किया, कंपनी बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में पिछले 4 डेकेड से है और इनका प्रेजेंस 100 कंट्रीज से ज्यादा में है, जो कि 5 कॉन्टिनेंट में है। 1200 से ज्यादा कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, जिसमें से 90 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं। कंपनी की 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और वो सभी पोर्ट और मुंबई एरिया के आसपास हैं। कंपनी के पास 300 से ज्यादा पेटेंट्स हैं और 40% से ज्यादा बिजनेस रिपीट कस्टमर से आता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वर्ल्ड का 10% ग्लोबल इथेनॉल प्रोडक्शन कंपनी की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी से होता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इसमें चाइना को एक्सक्लूड किया गया है। कंपनी के 1000 से ज्यादा रेफरेंसेस और प्लांट्स हैं दुनिया भर में और 400 से ज्यादा ओवरसीज कस्टमर्स हैं। कंपनी एक नेट डेट फ्री कंपनी है, इनके ऊपर कोई भी लोन नहीं है। 3 ईयर रेवेन्यू CAGR देखें तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है 27% से। 3 ईयर EBITDA भी बहुत तेजी से ग्रो हुआ है 33% से और 3 ईयर पैट भी देखें तो ये भी 30% से ग्रो हुआ है। करेंटली ROCE 24% पे है। क्रिसिल ने इनको शॉर्ट टर्म के लिए A1+ रेट किया है और लॉन्ग टर्म के लिए AA विद स्टेबल आउटलुक रेट किया है, जो कि काफी अच्छी रेटिंग है। स्क्रीन पे आप प्राज इंडस्ट्रीज की कुछ की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज की लिस्ट देख सकते हैं। मैं बहुत हाईली एनकरेज करूंगा कि इसका आप स्क्रीनशॉट लें और इसको आप पूरा पढ़ें। मैं अगर सबको एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और एक्चुअल पर्पस वीडियो का खत्म हो जाएगा। बट प्लीज ये जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी की कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं। इन सभी टेक्नोलॉजीज के अलावा प्राज एक बायोप्रिज्म प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रही है, जिससे ये बायोडिग्रेडेबल बायोप्लास्टिक्स भी बनाने पे रिसर्च कर रही है, जो फ्यूचर में प्लास्टिक पॉल्यूशन को बहुत हद तक कम कर सकता है। चलिए प्राज का प्रेजेंस पे एक नजर डालते हैं। तो कंपनी के 1000 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं जो 100 कंट्रीज से ज्यादा में प्रेजेंट हैं और बहुत ही बड़े बड़े और एस्टेब्लिश्ड क्लाइंट्स हैं। क्लाइंट्स की पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पे अपने देख सकते हैं। चलिए प्राज इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल ओवरव्यू पे एक नजर डालते हैं। तो पिछले कुछ क्वार्टर से कंटिन्यूअसली रेवेन्यूज बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। सेम ट्रेंड देखने को मिलता है EBITDA पे भी और सेम ट्रेंड देखने को मिलता है पैट पे भी। कंपनी का सेगमेंटल रेवेन्यू बायो एनर्जी से सबसे ज्यादा आता है, लगभग 77% का, इंजीनियरिंग सेक्टर से 17% का और सबसे कम आता है हाई प्योरिटी से। डोमेस्टिक मार्केट से लगभग 84% रेवेन्यू जनरेट होता है और एक्सपोर्ट से 16%। FY22 में कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज, जो कि डिनोट करता है कि कंपनी वर्किंग कैपिटल को रेवेन्यू में कितनी जल्दी कन्वर्ट कर सकती है, वो 82 पे स्टैंड करता है। मतलब 82 डेज में वर्किंग कैपिटल रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाता है। जितना छोटा नंबर उतना अच्छा। तो बहुत ही अच्छे नंबर्स पे करंटली कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज स्टैंड करता है। चलिए सेक्टर का परफॉर्मेंस भी देखते हैं। तो बायो एनर्जी से फर्स्ट क्वार्टर FY22 से लेके फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY23 तक 105% का जंप देखने को मिला। इंजीनियरिंग से भी 90% का जंप देखने को मिला सेम पीरियड में। हाई प्योरिटी वाला सेक्टर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, 9% का डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला। चलिए प्राज इंडस्ट्रीज के ऑर्डर बैकलॉग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो कंटिन्यूअसली कंपनी के पास बहुत तेजी से ऑर्डर्स आते जा रहे हैं और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY23 में इनके पास 3200 करोड़ रुपीस के ऑर्डर का बैकलॉग है और कंपनी सिर्फ 1000 करोड़ के ही ऑर्डर्स ले पा रही है। ये बहुत बड़ा गैप है और ये बहुत ज्यादा 2 चीजें डिनोट करता है। एक तो कंपनी के प्रोडक्ट्स की बहुत हाई डिमांड है और दूसरा ये ऑर्डर्स को ले नहीं पा रहे। इसमें कुछ तो ऑपरेशनल चैलेंजेस भी हैं। कंपनी के पास 75% ऑर्डर्स का बैकलॉग बायो एनर्जी से है, इंजीनियरिंग से 20% का और हाई प्योरिटी से 5% का। ज्योग्राफीज में देखें तो एक्सपोर्ट से 15% का ऑर्डर बैकलॉग है और डोमेस्टिक से 85% का। वहीं इन्होंने जो ऑर्डर्स एक्सेप्ट किए वो 81% डोमेस्टिक मार्केट से किए
और 19% एक्सपोर्ट से किए। बायो एनर्जी में 77% ऑर्डर्स एक्सेप्ट किए, इंजीनियरिंग में 17% और हाई प्योरिटी में 6%। चलिए प्राज के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो कंपनी के पास बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं, लेकिन रिसेंटली प्राज इंडस्ट्रीज को 2 मेजर रिकॉग्निशंस मिले हैं, जिसमें से इनके प्रोजेक्ट्स को वर्ल्ड के टॉप 10 हॉटेस्ट ग्लोबल एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में 5th और 7th पोजीशन मिली है। स्क्रीन पे आप दोनों ही प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स देख सकते हैं। चलिए प्राज के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज पे भी नजर डालते हैं। तो डेबिटर्स टर्नओवर डेज 81 पे करेंटली स्टैंड करता है, जो कि काफी ज्यादा फॉल हुआ है 127 से, जो FY21 में था। ये एक बहुत अच्छी बात है, कंपनी अपने डेबिटर्स से या फिर कस्टमर से बहुत जल्दी पैसा वसूल कर पा रही है। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज भी 126 डेज पे स्टैंड करता है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। करंट रेशियो 1.44 पे स्टैंड करता है, जो कि थोड़ा सा पिछले साल के कंपैरिजन में डिक्रीज हुआ है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि कोई डेट ही नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8.97 पे स्टैंड करते हैं, जो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़े से फॉल हुए हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से इंप्रूव हुए हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में। आरओई करंटली 19.53% पे स्टैंड करता है, जो कि ऑलमोस्ट बराबर है FY21 के कंपैरिजन में। डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर देखें तो कंपनी काफी ज्यादा डिविडेंड पे करती है अपनी अर्निंग्स का। FY22 में 47% अर्निंग्स का डिविडेंड में पे कर दिया गया। इसके बाद लगभग सिर्फ 50% ही अर्निंग्स रिटेन कर पाई बिजनेस अपने बिजनेस में वापस री इन्वेस्ट करने के लिए। 10 ईयर्स सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो ये 9% है, लेकिन लास्ट 5 ईयर्स की देखें तो बहुत अच्छे से इंक्रीज हुआ है 23% के CAGR से। सेम चीज देखने को मिलेगी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में भी, जहां पे 10 ईयर्स तो बहुत अच्छा नहीं है, सिर्फ 10% पे है, जबकि 5 ईयर्स 24% पे है। स्टॉक प्राइस 10 ईयर्स में 22% के CAGR से ग्रो हुआ है, जबकि लास्ट 5 ईयर्स में 41% के CAGR से ग्रो हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 10 ईयर्स पे बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन लास्ट 5 ईयर्स से अच्छे खासे रेट पे स्टैंड करता है। चलिए प्राज इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट पे एक नजर डालते हैं और स्टार्ट करते हैं एसेट्स से। तो कंपनी के पास प्लांट्स, प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट्स 187 करोड़ रुपीस के हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में कंपनी ने बॉन्ड्स बाय कर रखे हैं 222 करोड़ रुपीस के। इन्वेंट्रीज में कंपनी ने बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल पाइल अप कर रखा है कमोडिटी इन्फ्लेशन से बचने के लिए, और ये यहाँ पे बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है FY21 के कंपैरिजन में। इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात करें तो 390 करोड़ रुपीस के कंपनी ने म्यूचुअल फंड्स भी बाय कर रखे हैं। अदर एसेट्स में भी यहाँ पे बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है, जो कि नॉन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट से जनरेट हुआ है। चलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटीज सेक्शन पे एक नजर डालते हैं। कंपनी के पास रिजर्व्स और सरप्लस 869 करोड़ रुपीस के हैं, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। कंपनी को अपने क्रेडिटर्स को 343 करोड़ रुपीस अभी पे करना है, बहुत बड़ा अमाउंट है यहाँ पे। अदर करंट लायबिलिटीज अगर देखें तो ये भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है FY21 के कंपैरिजन में, जहां पे कंपनी को एडवांस पेमेंट मिला है उनके सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए। बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि कंपनी के प्रोडक्ट्स की इतनी ज्यादा डिमांड है कि क्लाइंट्स उनको एडवांस पेमेंट कर रहे हैं। चलिए कंपनी की क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट पे एक नजर डालते हैं। तो पिछले 10-11 क्वार्टर से कंटिन्यूसली रेवेन्यूज बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी साइन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, एक्सेप्ट फॉर मार्च 22 क्वार्टर। नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। चलिए अब 10 ईयर एनुअल इनकम स्टेटमेंट पे भी एक नजर डालते हैं। तो पिछले 4-5 सालों से कंटिन्यूसली कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और रेवेन्यूज बहुत तेजी से ग्रो हुए हैं। 5 ईयर CAGR पे 22.7% पे। सेम चीज देखने को मिलती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी, सेम चीज प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी और नेट प्रॉफिट में भी। एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। ये 2022 में 185 करोड़ रुपीस पे स्टैंड करते थे, जबकि 2012 में ये सिर्फ 88 करोड़ रुपीस थे। कंपनी के एम्प्लॉयज की मीडियन सैलरी बहुत अच्छी है और लगभग 12 लाख रुपए पर ईयर है, और एवरेज इंक्रीमेंट एम्प्लॉयज को 10% का मिला है, और मैनेजमेंट टीम ने खुद को भी 23% का इंक्रीमेंट दिया है। ये बहुत अच्छा साइन है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करना चाहती है और उनके बेटरमेंट के लिए काम कर रही है। और वैसे भी बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में साइंटिस्ट इतनी इजीली मिलते नहीं हैं। एक और चीज गौर करने वाली है, वो है अदर एक्सपेंसेस। ये भी एक काफी बड़ा अमाउंट है 366 करोड़ रुपीस का। इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। अदर एक्सपेंसेस में FY21 में ये 222 करोड़ रुपीस पे स्टैंड करता था, जो कि बढ़कर 366 करोड़ रुपीस हो गया FY22 में। सबसे बड़े जंप देखने को मिले साइट एक्सपेंसेस एंड लेबर चार्जेस में, जो कि 151 करोड़ रुपीस है, ऑलमोस्ट डबल हो गया FY21 के कंपैरिजन में। फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट के भी एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़े, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। प्रोफेशनल कंसल्टेंसी चार्जेस भी लगभग 30 करोड़ रुपीस पे करंटली स्टैंड करता है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में डबल है। मिसलेनियस खर्चे भी काफी ज्यादा हैं, लगभग 40 करोड़ रुपीस के। चलिए प्राज इंडस्ट्रीज की कैश फ्लो स्टेटमेंट पे एक नजर डालते हैं और स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से।
तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 213 करोड़ रुपीस है FY22 में, जबकि FY21 में ये सिर्फ 96 करोड़ रुपीस था। कंपनी को लगभग 30 करोड़ रुपीस के डिविडेंड मिले, जिसमें इन्होंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखे थे। ट्रेड रिसीवेबल्स भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, जहां पे 48 करोड़ रुपीस के इनको अभी पेमेंट मिलना है। इन्वेंट्रीज भी कंपनी ने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रखी है, जैसा कि अपन ने ऑलरेडी बैलेंस शीट में देखा। 362 करोड़ रुपीस की इन्वेंट्री अभी इंक्रीज की गई है। अदर लायबिलिटीज में जो कि कंपनी को पेमेंट मिला है एडवांस में, वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है और करेंटली 374 करोड़ रुपीस पे कैश फ्लोज में दिख रहा है। टोटल नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 153 करोड़ रुपीस पे है। चलिए अब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से भी कैश फ्लो पे एक नजर डालते हैं। तो कंपनी ने FY22 में सिर्फ 16 करोड़ रुपीस के प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट्स परचेज किए, जबकि म्यूचुअल फंड्स लगभग 450 करोड़ रुपीस के परचेज किए। सेम पीरियड में 348 करोड़ रुपीस के एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स को सेल भी किया। कंपनी ने लगभग 39 करोड़ रुपीस के डिविडेंड पे किए और नेट कैश यूज्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से 43 करोड़ रुपीस पे था। करंटली कंपनी बहुत अच्छे से फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है। नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर 78 करोड़ रुपीस पे स्टैंड करता है, जो कि ऑलमोस्ट बराबर है FY21 से। चलिए अब कंपनी के फोरकास्ट पे एक नजर डालते हैं। तो एनालिस्ट के हिसाब से नेक्स्ट 12 महीने में कंपनी का स्टॉक 5.6% से इंक्रीज हो सकता है और FY24 में EPS 14.6 रुपीस को टच कर सकता है। प्राज इंडस्ट्रीज ने पिछले 3 सालों में से 2 साल मार्केट एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है और 1 साल जिस साल नहीं किया वो भी बहुत क्लोज था एक्सपेक्टेशंस के। चलिए प्राज के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी एक नजर डाल लेते हैं। तो प्रमोटर्स के पास 32.83% की शेयर होल्डिंग है। बहुत ज्यादा तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन FIIs बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं और 15.93% की शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं। DIIs के पास भी अच्छा खासा स्टेक है 10% का और पब्लिक के पास 41.23% का स्टेक है। मैनेजमेंट टीम का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं और स्टार इन्वेस्टर्स का भी नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं प्राज इंडस्ट्रीज NSE पे कैसा परफॉर्म करती है। तो लगभग 2012 से लेके 2021 तक ये बहुत बड़े पीरियड तक रेंज बाउंड ही था और स्टॉक प्राइस कहीं पे भी मूव नहीं किया। फिर उसके बाद एक बहुत ही बड़ा जंप आया और इसने लगभग 448 रुपीस का अपना हाई बनाया और इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है लगभग 320 रुपए के आसपास। और इतने बड़े जंप के बाद करंटली ये कंसोलिडेट कर रहा है अपनी नेक्स्ट जंप के लिए। चलिए अब कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये मेरी रिसर्च पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बायोटेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें तो अनडाउटेडली अगले 30-40 साल तक ये एक मेन फोकस पॉइंट होने वाला है पूरी दुनिया के लिए और इस फील्ड का राजा है प्राज और इनका टाइम अब शुरू हो गया है। कंपनी का परफॉर्मेंस एकदम से पिछले 4-5 सालों में इंप्रूव हुआ है और मुझे पर्सनली लगता है स्टॉक अपनी पोटेंशियल से बहुत सस्ते में अभी अवेलेबल है। मार्जिन रेशियोज करंटली बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस और मैच्योर होगा कंपनी का और डोमिनेंस आएगा, ये नंबर्स इंप्रूव हो सकते हैं। कंपनी के कोई मेजर कॉम्पिटिटर्स नहीं है जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स पे एक साथ काम कर रहे हो। क्लोजेस्ट पीयर इसका मुझे त्रिवेणी इंजीनियरिंग और लार्सन एंड ट्यूब्रो लगता है। नेगेटिव्स की अगर बात करें तो बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कंपनी के पास इतने सारे ऑर्डर्स का बैकलॉग है तो ये अपने एम्प्लॉइज क्यों नहीं बढ़ा रहे। ऑपरेशंस में क्या प्रॉब्लम है। साइंटिस्ट तो डेफिनेटली कंपनी के पास बहुत अच्छे हैं जिन्होंने इतनी सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप की, 300 पेटेंट्स लिए और सेल्स टीम भी काफी अच्छी है जो इतने सारे ऑर्डर्स ला रही है। तो मैनेजमेंट एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पा रहा। फ्यूचर में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। सिर्फ इसी वजह से मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। कमेंट्स में जरूर बताइए आपको क्या लगता है प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में और क्या आप इसमें इन्वेस्टेड हैं। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।